गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? सब बढ़िया? हैप्पी दशहरा सभी को, हैप्पी दशहरा। सबके अंदर का रावण मर जाएगा। दशहरा पे सबके अंदर का रावण मरना चाहिए। बाहर के रावण को सब मारते हो, अंदर का भी मर जाना चाहिए। हाँ, रावण तीर से ही मारा जाता है, तो तुम तीर से ही मरोगे क्या? हैं? बाहर का रावण तो सब मारते, खुद के अंदर का रावण भी मरना चाहिए। ठीक है। अब वैसे तो क्या है, हर जगह अपने जय श्री राम लिख भी देते हैं, झंडा भी उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में श्री राम के गुण है नहीं इतने ज्यादा। नाम के रह गए राम जी, तो गुण तो सारे रावण वाले ही है। हाँ, सब रावण ही है ना। हाँ, लेकिन झंडा राम का उठा के रखा है। हाँ, देखना आप, जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, हर जगह, जहाँ वॉलपेपर पे भी जय श्री राम, गाड़ी में भी जय श्री राम, हाँ कहीं तो कपड़े भी जय श्री राम, लेकिन अंदर से सब वो रावण वाले गुण, जय श्री रावण ही है। वो भी श्री नहीं है, सीधा ही रावण ही। श्री तो उसके आगे लगाते हैं जो थोड़ा ठीक हो, वो सीधे रावण है वो। तो कुल मिला के खुद के अंदर का रावण भी थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, तो फायदा है। बाकी तो जय श्री राम कितना ही करो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, आदमी तो अपने भी अच्छे हैं, ये तो इस दुनियादारी का असर है। जन्म से आदमी पूरा थोड़ी होता है कोई। हाँ, जन्म से जो आदमी होता है उसके गुण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो तो बाद में इस दुनियादारी में पढ़ के ऐसा हो जाता है कि रावण से ही बदतर हो रहा है अभी तो, बुरी हालत है। लेकिन वो है कि हर जगह जब भी देवता के आगे कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छे मन से जाते हैं इससे, है ना। लेकिन वहां से जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं वो वापस दुनियादारी चालू। तो ये थोड़े से गुण अपने को राम जी बोलते हैं, अपने पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़े बहुत उनके, थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो कहता हूँ एक आधा गुण ही ले तो भी बहुत जाए, सब तो लाने की जरूरत ही नहीं है। राम जी के तो एक गुण आ जाए वही काफी है ना। पूजा तो जैसे रावण की भी होती है, राम की, दोनों की होती है पूजा, तो रावण की भी होती है, पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, है ना। चरित्र के तो वैसे दोनों ही बुरे नहीं, राम जी का चरित्र और ज्यादा अच्छा था, लेकिन रावण का भी चरित्र कोई खराब थोड़ी था, चरित्र तो उनका भी अच्छा था। उसके तो कर्म खराब थे, कर्म बुरे थे उसके, इसकी वजह से कर्म और चरित्र पे डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना। करेक्टर किसी, कई बार क्या होता है, करेक्टर खराब होता है लेकिन उसके कर्म अच्छे होते, लेकिन रावण के उल्टा था, उसका करेक्टर तो अच्छा था, कर्म खराब थे उसके, है ना। उसके कारण आप दशहरा मना रहे, दशहरा में आप देखते जो जो रावण जलाने के लिए जाता है वो अंदर से खुद रावण भरा होता है उसके अंदर, है ना। तो वो खुद के अंदर नहीं देखता, वो बाहर से उसको जला के खुश हो जाता है, रावण जल गया होगा, बढ़िया है, जलाना चाहिए, अच्छी बात। जलाओगे आज फिर रावण? नहीं जलाओगे? जलते देख तो लेना है, कहीं भी जहां आग लगी हुई दिखे चले जाना है। क्यों, कितने बजे जाओगे तुम? कितने बजे छुट्टी है क्लास तुम्हारी? 8-10 पे। हाँ, तो उसके बाद ही जलता है रावण। जाना तो सही, देखना क्या पता। हाँ, उससे क्या होगा, उससे तुम्हें अंदर से थोड़ी सी ऐसे शांति मिलेगी कि चलो बुराई जल रही है, हैं? पॉजिटिव वाइब, रावण जलते हुए पॉजिटिव वाइब थोड़ी आती है। रावण जल रहा है, तुम्हें पॉजिटिव वाइब आ रही है। रावण बुराई, अच्छा रावण बुरा था, तुम अच्छे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रावण अच्छा, तुम बुरे, या तुम अच्छे रावण बुरा, कोई दिक्कत, ठीक है ठीक, चलो कम से कम रावण से तो अच्छे हो तुम, ठीक है। चलो, अपने बात कर रहे थे बैक्टीरिया, और इसके अंदर जीएम क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे अपने, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। जीएम क्रॉप बोल दो या इनको ट्रांसजेनिक क्रॉप बोल दो, दोनों एक ही बात है। जीएम क्रॉप लिखा हो तो भी सही है और ट्रांसजेनिक क्रॉप लिखा हो तो भी सही है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोलो चाहे अपने ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलो, दोनों एक ही चीज है। होता क्या है, दोनों के अंदर भी अपने जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज करके, या जीन पूल है उसमें चेंज करके अपने जो भी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं अपने कोई भी प्लांट के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे अपने कल एक एग्जांपल, जैसे मॉस्किटो का बात कर रहे थे, ट्राई किया, देखा किसी मॉस्किटो कैसे होता है? भूल गए होंगे, वो तो क्लास तक याद रहता है सर, हम यहाँ की चीज यहीं छोड़ जाते हैं, साथ में कुछ नहीं लेके जाते। हाँ, देखा था जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्किटोस,
मैंने कहा था थोड़ा सर्च करना, घर पे जाके देखना उसके बाद। अच्छा, इसलिए कि सर आपने बोला वो सही है। हाँ कि सर हमने आप पे विश्वास कर लिया, बस हम आप शक नहीं करेंगे। हम जाके आपसे कुछ नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं हम जाके। ऐसा नहीं है कि हम जाके आपके ऊपर शक करें, गूगल सर्च करेंगे सर ने बोला वो सही था गलत था, ऐसा होता है क्या? तो कुल मिला के मॉस्किटोज की बात कर रहे थे। मतलब जीएम, मैंने बोला कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जेनेटिक मॉडिफाइड। तो जेनेटिक मॉडिफाइड का मतलब वही है कि जीन में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। अगर इंसेक्ट रेसिस्टेंट डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर बीटी के जीन डालने पड़ेंगे। और बीटी के अंदर 3 प्रकार के जीन होते हैं जो टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करते हैं। कौन कौन से? क्राई प्रोटीन, सीवाईटी प्रोटीन और अपने वीआईपी। ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन, साइटोलाइटिक प्रोटीन और वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। जिसमें सीवाईटी प्रोटीन होती है, इसका बेसिकली यूज डिप्टेरेंस के लिए करते हैं। डिप्टेराउटर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए इसका यूज बेसिकली किया जाता है। तो ये बीटी के बारे में पूरी अपने डिस्कशन किया था। इसमें अपने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ रहे थे कि बीटी कॉटन है वो क्या है। तो बीटी कॉटन में अगर देखें, वैसे तो मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे बीटी कैबेज है, किसके लिए तैयार किया गया? डीबीएम के लिए। बीटी ब्रिंजल है, किसके लिए? शूट एंड फ्रूट बोरर। बीटी मेज है, किसके लिए? यूरोपियन कॉर्न बोरर के लिए। इसी प्रकार बीटी कॉटन है वो किसके लिए? बॉलवर्म्स के लिए। और बीटी के अंदर 3 टाइप के बॉलवर्म्स आते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। तो अपने बोल सकते हैं कि बीटी जो अपने कॉटन है, बीटी कॉटन है वो रेसिस्टेंट है किसके अगेंस्ट? बीटी कॉटन रेसिस्टेंट टू बॉलवर्म्स। बॉलवर्म यानी एक प्रकार से लेपिडोप्टेरन पेस्ट के लिए रेसिस्टेंट है। अब एक तो बॉलवर्म वर्ड हो गया, एक वर्ड आता है बोल गार्ड। कौन सा वर्ड आता है? बोल गार्ड। तो इसमें आपको याद रखना है कि बीटी कॉटन कब से स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर? 2002, याद रखना, इन 2002। ठीक है। और अगर बात करें अपनी बीटी के बारे में, फर्स्ट बीटी कहां बोया गया था? फर्स्ट बीटी कॉटन ग्रोइंग कंट्री कौन सी है? कौन सी है? हाँ बताया था मैंने आपको, यूएसए। कौन सी होगी? यूएसए। यूएसए के अंदर सबसे पहले बीटी कॉटन लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1996। और इंडिया में कब? 2002। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो जनरल एग्रीकल्चर की है, आपको हर कहीं मिल जाएगी। बस इसके आगे आपको याद ये रखना है कि जो बीटी अपने भारत के अंदर जब अपने रिलीज हुआ था तो किस नाम से आया था? बोलगार्ड के नाम से। ये वर्ड याद रखना, बोलगार्ड। अब बोलगार्ड क्या है? आपसे कई बार एग्जाम में साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है कि बोलगार्ड क्या है। तो बोलगार्ड एक प्रकार से बीटी कॉटन ही है ना। बीटी कॉटन को मार्केट में रिलीज किया गया। कोई भी वेरायटी आती है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ऐसे बीटी का नाम दे दिया बोलगार्ड, बीटी कॉटन का नाम क्या दिया? बोलगार्ड। भी बोलवर्म मतलब, बोल मतलब डोडे, वर्म मतलब छेदक, डोडो में छेद करने वाला, तो नाम पड़ा बोलवर्म। इंसेक्ट है जो डोडो में छेद करते हैं। लेकिन ये क्या ऊपर गया? बोल। बोल मतलब डोडे, गार्ड्स मतलब सुरक्षा, डोडों की सुरक्षा करने वाला कौन? बीटी कपास। यानी बीटी कपास के डोडे रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। तो डोडे यानी अपने बोल गार्ड्स या बोल्स होती है वो एकदम प्रोटेक्टेड रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोल गार्ड। तो बोल गार्ड नाम दिया गया। अब बोल गार्ड के अंदर देखिए तो बोल गार्ड की 3 जनरेशन अभी तक अपने देखने को मिली। कौन सी 3? कौन सी? सबसे पहला अगर देखें बोलगार्ड फर्स्ट। बोलगार्ड फर्स्ट के अंदर देखें तो क्या चीज है इसी? बोलगार्ड फर्स्ट में क्या है? तो बोलगार्ड फर्स्ट में एक जीन है क्राई फर्स्ट एसी। याद रखना ये जीटीज है ना। लिखवाए थे शायद मैंने, पहले नहीं लिखवाए थे? नहीं लिखवाए? किसमें लिखवाए थे? कहीं तो लिखवाए थे। बोलगार्ड सेकंड, बोलगार्ड सेकंड। अब 2002 में बोलगार्ड फर्स्ट आया था। ये ओनली रेसिस्टेंट था हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के लिए, क्योंकि इसमें एक ही जीन था, क्राई फर्स्ट एसी, और हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के लिए रेसिस्टेंट था। उसके बाद में बोलगार्ड सेकंड आया, उसके अंदर जो एक जीन और डाला गया, क्राई फर्स्ट एसी प्लस क्राई टू एबी। ठीक है। तो ये रेसिस्टेंट हुआ मोस्टली बोलवर्म्स के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, आपने पढ़ा कि पिंक बोलवर्म ने रेसिस्टेंट डेवलप किया बीटी कॉटन के अगेंस्ट। तो उस रेसिस्टेंट को ब्रेक करने की, रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए किस पे रिसर्च चल रहा है? रिसर्च क्या मतलब, अदर कंट्रीज में तो ये डेवलप हो चुका है, अपनी कंट्री इसको अलाउ नहीं कर रही अभी तक, क्योंकि उसमें कुछ रिसर्च बाकी है।
ये रिस्क अपने, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स रहती है, थोड़ी रिस्की रहती है एनवायरनमेंट के लिए भी, इसलिए इनको अपनी कंट्री अभी क्या कर रही है, अलाउ नहीं कर रही। बाकी बोलगार्ड थर्ड के भी अदर कंट्रीज में इसके सीड प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अपनी कंट्री में भी आने वाले 1-2 साल के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। कौन सी? बोलगार्ड थर्ड। और बोलगार्ड थर्ड में क्या है, क्राई फर्स्ट AC प्लस क्राई 2AB, क्राई 2AB प्लस VIP3A, तीसरा जीन डाला गया, जो क्या करता है, जो एक प्रकार से रेसिस्टेंट को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक प्रकार से बोलगार्ड थर्ड, ये अंडर डेवलपमेंट बोल सकते हैं अपने इसको, कि बोलगार्ड थर्ड है वो अंडर डेवलप्ड है। बाकी अगर बात करें 2002 में बोलगार्ड फर्स्ट आया था, 2006 में बोलगार्ड सेकंड रिलीज हुआ था, और उसके बाद में अभी जो रिसर्च चल रहा है वो इसके ऊपर चल रहा है, बोलगार्ड थर्ड के ऊपर चल रहा है। तो बोलगार्ड थर्ड के, बोलगार्ड क्या है तो आपको पता होना चाहिए, बीटी कॉटन को ही क्या बोल रहे हैं अपने, बोलगार्ड बोल रहे हैं। और बोलगार्ड के अंदर कौन कौन सी जीन होती है आपको पता होना चाहिए। और बोलगार्ड यानी बीटी कॉटन कौन कौन से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, तो बोलवर्म्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है। और बीटी कॉटन में अपने पढ़ा था 3 टाइप के बोलवर्म्स आते हैं, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन ईरियास की 2 स्पीशीज आती है ना, जिसमें अपन अमेरिकन बोलवर्म मेलिकोर पार्मिजेरा, पिंक बोलवर्म पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, स्पिनी बोलवर्म इरियास इंसुलाना, और स्पॉटेड बोलवर्म इरियास वाइटेला। 4 बोलवर्म्स की स्पीशीज होती है जो बीटी कॉटन के अंदर डैमेज करती है, तो उनके लिए रेसिस्टेंट होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बोलगार्ड के बारे में पता होना चाहिए। और फर्स्ट बीटी ग्रोइंग कंट्री कौन सी, या बीटी कॉटन ग्रोइंग कंट्री है, वो USA। और अपने इंडिया में अगर बात करें कॉमर्शियल कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था इसका, 2002 के अंदर। इसको प्रॉपर लिख लेना ना, इसको अभी थोड़ा साफ लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन है ना। फर्स्ट कॉमर्शियल कल्टीवेशन आपसे पूछ ले वो USA के अंदर। और इंडिया में अगर बात करें कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया 2002 से स्टार्ट हुआ था। और 2002 में जो बीटी रिलीज किया गया वो किसके नाम से किया गया, बोलगार्ड के नाम से। उस टाइम बोलगार्ड फर्स्ट ही आया था, उसके बाद में अगर बात करें तो बोलगार्ड सेकंड और थर्ड भी रिलीज किए गए। थर्ड अपने इंडिया के अंदर अभी इसकी कल्टीवेशन, या आपने बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी नहीं है बोलगार्ड थर्ड। बोलगार्ड सेकंड अपने ग्रो होता है अभी, लेकिन बोलगार्ड सेकंड के अगेंस्ट अपने पढ़ा कि पिंक वॉलरम ने रेसिस्टेंट डेवलप किया उसी को तोड़ने के लिए। अब जो पिंक वॉलरम ने रेसिस्टेंट डेवलप किया उसके पीछे के अगर आपसे कोई कारण पूछ ले, क्या बताएंगे आप? एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपसे पूछ ले कि बीटी कॉटन के अंदर पिंक वॉलरम का अटैक क्यों हो रहा है, क्या क्या कारण है उसके, मतलब इसने रेसिस्टेंट क्यों डेवलप किया, क्या रीजन है उसके पीछे के, क्या बताएंगे? सब फार्मर फैमिली से आप लोग, दो ही ऑप्शन। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ इसके बारे में। हाँ क्या कारण है, बोल रहा हूँ उसका क्या कारण है बताओ। देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। नहीं है, गर्मी आई नहीं, बीमार हो जाओगे इसकी। हाँ रेसिस्टेंट डेवलप करना। हाँ बोलो जल्दी बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, कोई कितने बच्चे ऑनलाइन, देखो कोई तो बताएगा, इंटेलिजेंट बच्चे हैं ऑनलाइन वाले सब। भाई ऐसा आपसे और जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट जो चीजें होती है ना इसे एग्जाम में ज्यादा आती है ना, तो ऐसे ऑप्शन दे के आपसे पूछ ले कि जो बीटी कॉटन है उसमें पिंक बॉलरम यानी गुलाबी सुंडी का जो आक्रमण हो रहा है उसके लिए क्या क्या कारण
जिम्मेदार है। जेनेटिकली रेसिस्टेंट हो गए, क्यों हो गया वही तो बात करनी। ये तो सबको ही पता है कि वो उसमें पिंक बॉलवर्म में रेसिस्टेंट डेवलप हो गया, और वो क्यों हुआ, क्या ऐसी गलतियां रही, क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण कि पिंक बॉलवर्म ने रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया। हाँ, तो उसके पीछे के रीजन होंगे, कोई क्या रीजन होंगे? फार्मर्स ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से हुआ, क्या गलतियां की? पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड तो पिंक बॉलवर्म के लिए काम ही नहीं लिया, क्योंकि पिंक बॉलवर्म तो आता ही नहीं था, ये तो आनी अभी लिखा है। हाँ, नॉर्मल मतलब नॉन बीटी, उसको बोलते हैं नॉन बीटी, और उसको वैसे बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं उसको रिफ्यूजिया क्रॉप। रिफ्यूजिया क्रॉप, जानते हैं रिफ्यूजिया क्रॉप क्या होती है? रिफ्यूजिया बोलते हैं, क्या होती है रिफ्यूजिया क्रॉप? रिफ्यूजिया कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते आप, बहुत बुरी बात है। रिफ्यूजिया बोलते हैं इसको, रिफ्यूजिया, रिफ्यूज क्रॉप बोलते हैं, रिफ्यूजिया बोलते हैं। रिफ्यूजिया मतलब होता है कि बीटी या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है, उसके साथ में ससेप्टिबल, कीटों के लिए ससेप्टिबल यानी संवेदनशील, कीटों के लिए संवेदनशील यानी ससेप्टिबल प्लांट लगाना। जैसे बीटी है, बीटी रेसिस्टेंट है, लेकिन बीटी के साथ में क्या होता है, बीटी के साथ में नॉन बीटी के सीड भी आते हैं। बीटी जो कपास होती है उसके साथ में नॉन बीटी के भी सीड आते हैं, पाउच के फॉर्म में आते हैं, छोटा सा पाउच आता है साथ में, जैसे बीटी का डिब्बा या बड़ा 1 किलो का, तो उसके साथ में एक छोटा सा पाउच नॉन बीटी सीड का होता है, वो अलग से डाला होता है। अब नॉन बीटी अपने को पता है बॉलवर्म्स के लिए क्या है, ससेप्टिबल है, संवेदनशील है, मतलब नॉन बीटी के अंदर बॉलवर्म्स का अटैक होगा। तो वो साथ में क्यों दिया जाता है फिर? वो साथ में इसीलिए दिया जाता है कि उसके कारण क्या होगा, जो अपने रेसिस्टेंट डेवलप किया है जिस इंसेक्ट ने, वो तो क्या करेगा, बीटी कॉटन पे फीड करेगा। जिस इंसेक्ट ने रेसिस्टेंट डेवलप नहीं किया वो क्या करेगा, नॉन बीटी पे फीड कर रहा है। उसमें क्या होगा, अगर आपस में उनमें रिप्रोडक्शन होता है तो उससे क्या होगा, उनसे वो जो अपने रेसिस्टेंट डेवलप कर रही स्पीसीज होती है, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट होता है, उसमें नई जनरेशन आएगी, वो वापस कौन सी आ जाएगी, नॉन रेसिस्टेंट आ जाएगी। इससे क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस डिले हो रहा है, मतलब इतना जल्दी रेसिस्टेंट डेवलप नहीं हो पाता अगर किसान उसको प्रॉपरली लगाते तो, लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं किया, कोई नहीं करता। जैसे डिब्बा आया, डिब्बे के अंदर एक पाउच छोटा नॉन बीटी का होगा, किसान उसको या तो फाड़ के उसके अंदर ही मिक्स कर लेते हैं या उसको फेंक देते हैं, है ना, उसको फेंक दिया और जो बीटी सीड है उसको ग्रो कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे वो इंसेक्ट जो फीड कर रहा है बीटी कॉटन के ऊपर, वो धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करता गया, और हर आने वाली जनरेशन के अंदर रेसिस्टेंट बढ़ता गया। अगर वही वो क्या करता, रिफ्यूजिया क्रॉप लगाता, रिफ्यूजिया यानी नॉन बीटी सीड अगर साथ में वो लगाता, तो उसके कारण क्या होता, उसके कारण वो रेसिस्टेंट इतना जल्दी डेवलप नहीं होता उसके अंदर। तो आपसे पूछ ले कि रिफ्यूजिया क्रॉप जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के साथ में कितने एरिया पर लगानी चाहिए, तो मिनिमम 20% एरिया पे, 20% एरिया पे रिफ्यूजिया क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। कितनी? 20% एरिया पे। तो सबसे मेजर कारण तो यही है कि फार्मर्स ने उस चीज पे ध्यान दिया ही नहीं। फार्मर्स हमेशा बीटी को ही ग्रो करता रहा, और जैसे ही अपने उसको जो रिफ्यूजिया क्रॉप के फॉर्म में या नॉन बीटी सीड उसको मिल रहा था, उसने उसको निकाल के कर दिया, फेंक दिया, उसका यूज उसने नहीं लिया, और इसके कारण इंसेक्ट की आने वाली जनरेशन हर टाइम कौन सी थी, हर टाइम ही वो रेसिस्टेंट जनरेशन आती गई, और अब इतनी ज्यादा रेसिस्टेंट हो गए कि वो अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अगर वो रिफ्यूजिया क्रॉप लगाता, रिफ्यूजिया क्रॉप 20% एरिया पे बोल रहे हैं, तो 20% एरिया पे कुल मिला के या तो बॉर्डर पे लगा सकते हो या अल्टरनेट रो के अंदर लगा सकते हो। मिक्स क्रॉपिंग नहीं करनी होती, या तो अल्टरनेट रो होती है या फिर अपने बॉर्डर पे। जैसे यहाँ पर आपने बीटी क्रॉप ग्रो कर रखी है, इसके साथ में क्या कर सकते थे आप, इसके साथ में 20% एरिया पे बॉर्डर के ऊपर क्या कर देते आप, नॉन बीटी क्रॉप लगा देते, नॉन बीटी लगा देते, मतलब जो साथ में सीड आया था रिफ्यूजिया क्रॉप का वो लगा दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता, इससे फर्क पड़ता कि जो बीटी को जो इंसेक्ट फीड करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो बीटी के अंदर जो पिंक बॉलवर्म रेसिस्टेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो रेसिस्टेंट पिंक बॉलवर्म जो क्या खाएगा, बीटी को खाएगा। मतलब इसने क्या किया, धीरे धीरे अपने अंदर रेसिस्टेंट डेवलप किया, ठीक है। लेकिन एक पिंक बॉलवर्म है जो इसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं है ना, इसको वो फीड नहीं कर रहा, वो किसको फीड कर रहा है, वो बीटी को फीड कर रहा है, और ये कैसा है, नॉन रेसिस्टेंट पिंक बॉलवर्म हो गया, नॉन रेसिस्टेंट पिंक बॉलवर्म, नॉन रेसिस्टेंट पिंक बॉलवर्म हो गया, और ये रेसिस्टेंट पिंक बॉलवर्म हो गया, ठीक है। अब अगर आपने ये क्रॉप नहीं लगाई तो ये वाली तो आपके आएगी नहीं फील्ड के अंदर,
ये वाली स्पीशीज तो आपके फील्ड में, ये वाली स्ट्रेन तो आपके फील्ड में आएगी नहीं, जो कि नॉन रेसिस्टेंट है। किसके लिए? बीटी के लिए। आपके फील्ड में हमेशा ये रही और इसने रिप्रोडक्शन किया और हर आने वाली जनरेशन के अंदर रेसिस्टेंट बढ़ता गया। अगर आपके पास में ये वाली होती, कौन सी, अगर आपने रिफ्यूजिया क्रॉप लगाई होती तो फील्ड में ये भी स्ट्रेन आती, लेकिन ये भी आती। दोनों में क्या होता? दोनों में रिप्रोडक्शन होता। तो क्या होता? इसके रेसिस्टेंट को ये वाली स्ट्रेन ब्रेक करती, मतलब आने वाली जनरेशन के अंदर क्या होता? नॉन रेसिस्टेंट इंसेक्ट ही आता। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे क्या रहता? थोड़ा सा डिले रहता, मतलब रेसिस्टेंट डेवलप ही कर रहा है ना इंसेक्ट, तो इतना फास्ट नहीं होता, थोड़े और साल लगते उसको रेसिस्टेंट डेवलप करने में। लेकिन फार्मर्स ने ये कंसेप्ट काम में ही नहीं लिया, मतलब ये रिफ्यूजिया क्रॉप वाला कंसेप्ट काम में नहीं लिया। वो हमेशा क्या करता रहा? हमेशा ही बीटी क्रॉप को ही ग्रो करता रहा और उसके कारण क्या हुआ? अब रेसिस्टेंट डेवलप हुआ। ठीक है, एक तो ये कारण। दूसरा कारण और हो सकता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब क्या होता है कि कंटिन्यू देख रहे हैं फार्मर्स, जो अपने नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स है, वो कंटिन्यू खरीफ के अंदर जनरली पेडी कॉटन, पेडी कॉटन, पेडी कॉटन यही ग्रो कर रहे हैं। जो कॉटन ग्रो कर रहा है वो कॉटन ग्रो कर रहा है, जो पेडी कर रहा है वो पेडी कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्रॉप रोटेशन यूज नहीं हुआ, या आपने बोल सकते हैं पॉलीकल्चर उन्होंने फॉलो नहीं किया। मोनोकल्चर मतलब हर सीजन के अंदर एक ही सेम क्रॉप लगाते गए। उसके कारण भी अपने को पता है कि एक ही क्रॉप आप बार बार ग्रो करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के इंसेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनका अटैक बढ़ता है। कारण कि अपने देखे एक क्रॉप हार्वेस्ट की, जैसे कॉटन हार्वेस्ट की, अब वो इंसेक्ट है जो कॉटन के वॉलरम्स, वो कहां चले गए? सॉइल में या कहीं डोरमेंट स्टेज में, जो वेस्ट होता है क्रॉप वेस्ट, उसके साथ में पड़े हुए। अगले साल आपने वापस उसी क्रॉप को, उसी फील्ड को, और वहीं अपने क्रॉप लगा दी वापस, कौन सी? कॉटन ही। तो वो इंसेक्ट वापस एक्टिव आएंगे अगले साल, फिक्स है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो दर अपने हर साल अपने क्या कर रहे हैं? मोनोकल्चर कर रहे हैं। ये भी एक उसके पीछे का कारण। एक पीछे का कारण होता है कि जो अपने क्रॉप वेस्ट होता है उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। अपने क्या करते? कॉटन के जो क्रॉप वेस्ट होता है, लकड़ियां निकलती है उसकी, उनको क्या करते? जलाने के काम में लेते हैं, है ना। लेकिन उनको क्या करते हैं? अपने इकट्ठा कर लेते हैं फील्ड से, है ना। फील्ड में खत्म थोड़ी करते हैं उनको क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके और उनको रख लेते हैं। अब उसमें क्या है? वो पिंक बोल रहा हूँ, वो कहाँ है? कहाँ है? बॉल्स के अंदर है ना। वो बॉल्स या जो आपने पूरी प्रॉपरली ओपन नहीं हुई है, वो उस प्लांट के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रॉपरली ओपन होती तो उसमें से आप फाइबर निकाल लेते, रेसा निकाल लेते, वो खत्म था। अब उसमें क्या हुआ? वो अपने बॉलरम्स, जो बॉल पूरी ओपन नहीं हुई है, वो प्लांट के साथ में ही है और वो एज ए वेस्ट फील्ड में रहेगी। अब उसने आपने क्या किया? उस अपने हार्वेस्ट कर लिया, उसको हार्वेस्ट करके आपने उसको लकड़ियां खेत से बाहर निकाल के साइड में रख ली। अब क्या हुआ? अब उसके अंदर धीरे धीरे वो इंसेक्ट अपने, एक तो हाइबरनेशन जाएगा क्योंकि आगे सर्दियां आ रही है, लेकिन जैसे सर्दियां खत्म होगी वो इंसेक्ट वापस एक्टिव होगा, एक्टिव होके वापस रिप्रोडक्शन करेगा और अगले सीजन वापस आप कॉटन लगाएंगे और आपके कॉटन के फील्ड में वापस आएगा। यही कारण है कि जैसे देखो पिछले साल पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा अटैक हुआ था पिंक बॉलवर्म का। इस बार आप देखोगे पंजाब में अटैक नहीं है पिंक बॉलवर्म का, बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है। अपने गंगानगर नाहरगढ़ में ज्यादा है, पंजाब में कम है। कारण कि पंजाब में पिछली बार गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, किसी को भी अपने जो उसका वेस्ट होता है, लकड़ियां होती है जो कॉटन की, जो प्लांट लास्ट में बच जाते हैं, उनको किसी को भी इकट्ठा करने नहीं दिया, सबको जलवा दिया, वहीं खत्म करवा दिया, उसको फील्ड के अंदर ही खत्म कर दो, इसको जला दो। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से वो इंसेक्ट वहीं का वहीं खत्म हो गया। अब आने वाली, अब मतलब इस साल वहां पर अटैक अपने को कम देखने को मिला, है ना। तो ये भी एक कारण है कि वेस्ट को प्रॉपरली अपने फार्मर्स उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको सेफ रखते हैं, जलाने के काम में लेते हैं उसको धीरे धीरे, लेकिन तब तक वो इंसेक्ट एडल्ट बन के और नई जनरेशन स्टार्ट कर चुका होता है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में क्लाइमेट फैक्टर है, वो तो है ही। और तीसरा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, तो इनका धीरे धीरे क्या होता है, अपने इसमें इस प्रकार के म्यूटेशन होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी इफिशियंसी होती है वो खत्म होती जाती है। तो इस प्रकार से कई कारण हैं जिनके आपको पता रखना है कि रेसिस्टेंट डेवलप होने के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बीटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बोलगार्ड के बारे में पूरी कहानी पता होनी चाहिए, बोलगार्ड क्या है, बोलरम्स क्या है, और इंडिया के अंदर कब ग्रो किया गया। एक मैंने ये भी बताया था आपको कि सबसे लार्ज स्केल पे ग्रो की जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है वर्ल्ड में? अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप, बिट्टी नहीं बोल रहा, सीधी ट्रांसजेनिक बोल रहा हूं मैं। अब ट्रांसजेनिक कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो इंसेक्ट रेसिस्टेंट ही हो, बिट्टी ही हो। क्या होगी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी होती है? सोयाबीन। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे बोल सोयाबीन होती है। अब सोयाबीन में ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं?
यानी जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली सोयाबीन क्रॉप है उसमें क्या करेक्टर है, किस टाइप की जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, कुछ तो करेक्टर होगा उसमें। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किसके लिए किया गया है, उसमें क्या गुण है उसके, क्या विशेषताएं उसकी, क्या होती है? हाँ, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट नहीं बोल सकते, टॉलरेंट बोल सकते। रेसिस्टेंट और टॉलरेंट में डिफरेंस पता है? रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी, टॉलरेंस मतलब सहनशील, दोनों में अंतर होता है। रेसिस्टेंट मतलब जिसपे कोई असर ही नहीं होगा या अटैक होगा ही नहीं। टॉलरेंट मतलब जिसपे अटैक तो होता है लेकिन वो टॉलरेट कर लेती है, उसको सहन कर लेती है ना, उत्पादन पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो सोयाबीन होती है हर्बिसाइड टॉलरेंट होती है। हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब खरपतवार नाशी या शाकनाशियों के प्रति सहिष्णु होती है ना, मतलब सहन कर लेती है। जैसे कई बार क्या होता है, सोयाबीन के अंदर वीड की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो वहां पर क्या होता है, वीडीसाइड का यूज ज्यादा होता है। वीडीसाइड का यूज ज्यादा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रॉप के ऊपर भी आता है ना, क्रॉप प्लांट पे भी आता है। इसलिए इस टाइप के जेनेटिक मॉडिफाइड सोयाबीन की वेराइटीज तैयार की गई है जिनके ऊपर की वीडीसाइड का इफेक्ट नहीं हो, ओनली वीड के ऊपर या प्लांट के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो। इसका एरिया सबसे ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, तो सोयाबीन क्रॉप सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप देखे तो। बीटी क्रॉप की बात करें तो फिर ये बेसिकली कॉटन और उसके बाद में मेज, कॉटन और मेज की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है बीटी की स्पेशली बात करें तो। और बीटी के अंदर भी अगर देखें, इंडिया में देखें तो इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन है ना, लेकिन फॉरेन में अगर देखो तो बीटी मेज सबसे ज्यादा ग्रो होती है ना। बीटी मेज सबसे ज्यादा लेपिडोप्टेरान पेस्ट के लिए डेवलप की गई है और यही सबसे ज्यादा ग्रो होती है। तो ये रिफ्यूजिया कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बोलगार्ड क्या है, बोलरम क्या है, इन सब के कंसेप्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। पूरा बीटी के बारे में अपने कल पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला बात ये ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में मोस्ट चीजें जो अभी अपनी डिस्कशन कर रहे थे नोट कर लें। हर्बिसाइड का रेजिड्यू तो रहता है, भी ये रेजिड्यू कहां जाएगा, पर उसमें प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लांट पे साइड इफेक्ट नहीं आता उसके ऊपर, है ना। क्या हुआ, पंखा चलाना है? ये टेक्नोलॉजी की सब थोड़े कमाल है। टेक्नोलॉजी इस तरीके से ग्रोथ कर रही है कि इंसान को विश्वास नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, लेकिन ये चीज़ें रियल होती जाएगी। पहले जब लोग थे 90s के टाइम, अब उनको क्या पता था कि एक ऐसा फ़ोन आएगा जो लोगों की आंखों के सामने रहेगा हमेशा ही, हैं, लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। क्या पता था, पहले पता थोड़ी था, ये तब पता चला है। ज़्यादा तो टाइम थोड़ी है, कितना टाइम हो एंड्रॉइड को आए हुए, कितना टाइम हो, 15 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं हो। 15 साल में देख लो दुनिया कितनी बदल गई। अब आने वाले 15 साल बाद देख लो आप क्या होगा, मोबाइल होगा ही नहीं, कुछ और ही आएगा। सीधे यहाँ से आवाज़ दोगे पाकिस्तान में सुनाई देगी। ये तो ज़्यादा हो गया थोड़ा ना। हाँ होती है, वो तो होती है, वो तो साइकोलॉजिकल है, वो तो उसमें क्या है। टेक्नोलॉजी में भी सबसे खतरनाक बंदा चल रहा है एलन मस्क। अब वो जो बातें करता है उस पर कोई विश्वास थोड़ी करता है, ऐसा लगता है ये फालतू बातें कर रहा है। वो फालतू नहीं करता, वो जो बोल दिया उसने वो कर देता है। वो बहुत खतरनाक है, वो एलियन ही है, वो इंसान नहीं है, इंसान में से गुण नहीं होते। हाँ उल्टे उल्टे काम करता है कुछ। अब वो अभी बोल रहा है 2025 में, 2025 2030 के अंदर, बोले चांद पे मेरे डेली 3 फ्लाइट जाएगी। क्यों भाई, चांद पे क्यों भेज रहा है, इधर धरती पे कम है किसी ने? जबरदस्त भेज रहा है वो।
अब देश तो कैसे कोशिश करके ये सोच रहे हैं कि हम कैसे चांद पे पहुंच जाएं एक बार, वो बोल रहे हैं मैं दिन में 3 बार जाके आऊंगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे। भी उसने एक कुछ वो ब्रेन चिप भी बनाई है, ब्रेन चिप बनाई है ना एक, अभी रिसर्च चल रहा है उसमें, चल रहा है, होगा, कामयाब होगा। एक बार में थोड़ी पास हो जाता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, पर वो काम उपयोगी चीजें बनाता है सब। अब उसमें क्या है, वो ब्रेन चिप है, तो वो जैसे मान लो किसी को पता चला कि कोई कोमा में चला गया, कोमा में चला गया, तो उस इंसान के अंदर अगर दिमाग में वो चिप लगा देगा तो इंसान वापस एक्टिव हो जाएगा। इस टाइप की चिप डाल, मोबाइल में आती है, जैसे मोबाइल से सिम निकाल के फेंक दो, मोबाइल कोई काम का नहीं, कोई सिम डालते काम करने लगता है, वो सिम ही है बस। इंसान के अंदर सिम डलेगी थोड़े टाइम बाद, तो इंसान पता चला कोमा में चला गया, चलो सिम डाल देते इसके अंदर वापस। तो इंसान के लिए उपयोगी चीजें बनती है ना, उसमें सबसे पहले मौत आती है वो दूसरे जानवरों की आती है, या तो चूहों की आती है या बंदरों की आती है। वो एक्सपेरिमेंट सारे उन पे ही होते हैं, या तो चूहे पे होंगे या बंदर पे होंगे। नोट कर लिया क्या? वैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप को कॉमर्शलाइज करने का, यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप की कॉमर्शियल कल्टीवेशन तो चाइना में थी, लेकिन बीटी कॉटन की फर्स्ट पूछे तो वो यूएस से है ना। और उसके अलावा फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप का सबसे ज्यादा एरिया मैंने आपको बता दिया सोयाबीन है, और सोयाबीन में बात करें अरबीसाइड टॉलरेंट है, सबसे ज्यादा एरिया अरबीसाइड टॉलरेंट क्रॉप का ही है। और ये मैंने आपको बताई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। यही क्या करती है, अप्रूवल देती है ट्रांसजेनिक क्रॉप को। ये अप्रूवल के अपने अप्रूवल के ब्रैकेट में कर लो, या ओब्लिक करके अप्रेजल भी कर लेना ना। अभी इसका नाम चेंज हो गया, अप्रेजल कर दिया इसका, अप्रेजल कमेटी होगी, अप्रूवल की जगह ना। पहले इसका नाम अप्रूवल था, फिर इसका नाम कर दिया अप्रेजल, बात वही है, नाम बदल दिया बस, अप्रेजल कमेटी है ना। नोट कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेंट डेल्टा एंडोटॉक्सिन वाज डेवलप्ड अगेंस्ट टोबैको बडवर्म। सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट कॉटन ये टोबैको ही तैयार किया गया, तंबाकू कौन से इंसेक्ट के लिए, ये मंडुका सेक्स्टा के लिए। उसके बाद में फर्स्ट बीटी क्रॉप की बात करी, ये अपने ऑलरेडी लिख चुके हैं। इन इंडिया ट्रांसजेनिक क्रॉप आप अप्रूवल बाई, ये भी अपने नोट कर लिया है। जीएसी कम अंडर, ये भी नोट कर लिया। लार्जेस्ट एरिया अंडर बीटी कॉटन इन इंडिया,
ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बीटी कॉटन ग्रो होती है। और बाकी ये बॉलगार्ड का ये सब अपने नोट कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक लाइन नोट कर लो यहाँ से बस, बाकी इसके बारे में सब नोट कर लिया आपने। एक ये नोट कर लेना। अभी आपका टेस्ट है क्या 29 को? नहीं है? तो अब जब भी टेस्ट होगा आपके इंसेक्ट पेस्ट कंप्लीट और आईपीएम कंप्लीट, स्टार्टिंग से ही पूरा पढ़ लोगे बस, ठीक है। अब मेजर टेस्ट हो नहीं हो, अपना मेजर ही होगा, फिर जितना पढ़ लेंगे वो कंप्लीट ही आएगा। दिवाली से पहले नहीं होगा पक्का? कोई ना, दिवाली तक जितना पढ़ लेंगे वो सब आएगा। फिर दिवाली तक हो सकता है अपने एंटोमोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये भी हो सकता है। अभी अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट पढ़े, इकोलॉजी पढ़ी है और केमिकल कंट्रोल। इकोलॉजी तो अच्छी लगती है या वो भी बोरिंग है? हाँ, इकोलॉजी पता तो है क्या होता है? हाँ फिर ठीक है। इकोलॉजी बायोटेक ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। इंटरेस्टिंग तो एंटो भी होता है पर लेता ही नहीं है कोई इंटरेस्ट। आप एक्सरसाइज शीट देखते हो कि नहीं देखते? टाइम नहीं मिलता या याद ही नहीं आता? किसी ने सॉल्व कर रखी है ऐसे आईपीएम वाला टॉपिक? किसने सॉल्व किया है एक्सरसाइज शीट में? किसी ने नहीं किया। फिर ऑनलाइन वाले बच्चों से तो क्या ही उम्मीद करें? ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं क्या एक्सरसाइज शीट? या है ही नहीं तुम्हारे पास? होगी तो सबके पास अपलोड कर रखी है भैया, उसको देखा करो थोड़ा सा। अभी एक्सरसाइज शीट सॉल्व करवाने के लिए या तो ऐसा हो सकता है कि अगला पेपर पूरा एक्सरसाइज शीट में सीधे दे, तो उस बहाने से हो सकता है आप सॉल्व कर लो। नोट कर लिया? चल, उसके बाद में पिंक वॉलरम की बात करें तो गुजरात में 2009 में इसको रिपोर्ट किया गया फर्स्ट। और बीटी ब्रिंजल की बात करें ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस के लिए, और बीटी केबेज के अंदर कौन सा जीन है, बीटी ब्रिंजल में कौन सा जीन है, याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। क्राई फर्स्ट ए बी बीटी केबेज के अंदर, और बीटी ब्रिंजल में क्राई फर्स्ट ए सी, जो बेसिकली डीबीएम और फ्रूट बोरर यानी ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस के लिए और डीबीएम के लिए तैयार किया गया। बीटी केबेज तो डीबीएम के लिए, और बीटी ब्रिंजल है फ्रूट बोरर यानी ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस के लिए तैयार किया गया। फर्स्ट रिपोर्ट रेसिस्टेंट की बात करें, ये अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था कल। हाँ, डीबीएम इज ओनली द इंसेक्ट दैट इज डेवलप फील्ड रेसिस्टेंट, ये भी पढ़ लिया था। और रिकमेंडेड परसेंटेज ऑफ रिफ्यूजर टू बी ग्रोन अलोंग विद बीटी कॉटन इज 20%। ये बेसिक चीजें अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो चीजें आपको लग रही है वो नोट कर लो। दिवाली की छुट्टियां कब से है पता नहीं है भैया, हमें भी नहीं पता, जब होगी तो आपसे बता देंगे। 8 तारीख से। आपको किसने बताया? मैं अभी तक नहीं पता चला। आ गया मैसेज? 8 तारीख से? 9 से? हाँ 9 तारीख। ऑनलाइन ही होती है क्लास, ऑफलाइन तो ऐसे ही बैठे हैं बस, क्लास तो ऑनलाइन जा रही है। ऑफलाइन में बच्चों को खास वो थोड़ी है, ऐसा है कि शरीर पड़ा हुआ है इधर बस,
आत्मा तो कहीं बाहर घूम रही है। आपके सबके पास ऑनलाइन का एक्सेस है? सबके पास? बिल्कुल, फायदा थोड़ी है उसका है। फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन क्या होता है? बोलगार्ड फर्स्ट को ही फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन बोलते हैं भैया। बोलगार्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जनरेशन है। जैसे आता है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, क्या था उसमें कि कंप्यूटर में अपग्रेड करते गए, नए नए फीचर्स जोड़ते गए, वैसे जनरेशन आती गई। इसी प्रकार बीटी की फर्स्ट जनरेशन मतलब बीटी क्राई फर्स्ट एसी, बीटी की सेकंड जनरेशन मतलब बोलगार्ड सेकंड, बीटी थर्ड मतलब बोलगार्ड थर्ड। तो जनरेशन ही मान सकते हो आप इसको, बीटी की फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। डिफ्यूजर क्रॉप का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। नोट कर लिया सभी ने? दोबारा तो नहीं लिखने लग गए जो चीजें लिखी हुई है? इसमें तो सब चीजें अपने लिख रखी है। ये भी नोट कर रखा है पहले, ये भी नोट कर रखा है, ये भी नोट कर रखा है, यही नोट करना है यहां तक। नोट कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं फंगस। अभी अपनी बात की थी किसकी? बैक्टीरिया की। सबसे पहले वायरस पढ़ा, उसके बाद में बैक्टीरिया पढ़ा, अब अपने बात कर रहे हैं फंगस की। और फंगस अगर बात करें तो ये बेसिकली दो तीन स्पीशीज है जो आपको याद रखनी है। फंगस की स्ट्रेन है दो तीन, मेटाराइजियम, ब्यूवेरिया, वर्टिसिलियम, इर्सिटेला और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये सभी बेनिफिशियल फंगस होते हैं। बेनिफिशियल होते हैं अगर ये इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में काम आते हैं तो। लेकिन यही सेम फंगस, जैसे मान लो आप सिल्क वर्म का रियरिंग कर रहे हैं, सिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं, अगर उसमें ये फंगस आ गए तो फिर ये क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट ही हुआ है तो इंसेक्ट में डिजीज कॉज करने वाले होते हैं। इसीलिए अपने इसको क्या बोला? एंटोमोपैथोजेनिक फंगस। एंटोमोपैथोजेनिक यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमो मतलब इंसेक्ट, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट के अंदर डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो सब। तो यहाँ पर अपने किसकी बात करें? फंगस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को क्या कर रहा था? इंसेक्ट फीड कर रहा था, गट में जा रहा था, उसके बाद में इन्फेक्शन कर रहा था। ठीक है, और वायरस था, उसको भी इंसेक्ट्स को फीड करना पड़ रहा था। लेकिन अगर बात करें अपने फंगस की, तो फंगस को इंसेक्ट को फीड करने की जरूरत नहीं है। फंगस अगर इंसेक्ट की बॉडी के कांटेक्ट में आ गया तो भी ये क्या करता है? ये इसके स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और ये क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके यानी त्वचा को भेद के सीधा शरीर में प्रवेश कर जाता है ना। तो ये एक प्रकार से कॉन्टेक्ट पॉइजन के रूप में अपने बोल सकते हैं काम करता है। मेटारिज्म की बात करिए, कौन सी डिजीज कॉज करता है? ग्रीन मस्कार्डिन डिजीज, या इसको ग्रीन मस्कार्डिन फंगस बोलते हैं।
और ये ग्रीन मस्कार्डिन डिजीज कॉज करता है, यानी इसके कारण जो इन्फेक्टेड लार्वा होता है उस पर ग्रीन कलर की फंगल ग्रोथ अपने को दिखाई देती है, हरे रंग की कोशिकीय वृद्धि दिखाई देती है। ये सभी इंसेक्ट्स के लिए काम आता है। ब्यूवेरिया बेसियाना की अगर बात करें, व्हाइट मस्कार्डिन सफेद रंग का फंगस होता है, इसलिए इसको बोल दिया व्हाइट मस्कार्डिन, और ये मस्कार्डिन डिजीज कॉज करेगा। वर्टिसिलियम लेकानी की बात करें, व्हाइट हालो फंगस बोलते हैं इसको, ये प्रकार से जो छोटे सेप्स्टिंग इंसेक्ट होते हैं उनके लिए बेसिकली ये काम करता है, जैसे एफिड, व्हाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट, इनके लिए। हिर्सुटेला तो ऑप्शन ही आता है, ये फाइटोफेगस माइट के लिए काम करता है। फाइटोफेगस माइट समझते हैं? फाइटोफेगस का क्या मतलब हुआ? प्लांट्स को फीड करने वाली है ना, प्लांट को फीड करने वाली माइट होती है, उनके लिए फंगस एज ए पैथोजन काम करता है इक्सुटेला थॉम्पसनी। उसके बाद में आता है ट्राइकोड्रमा। अब ट्राइकोड्रमा एंटोमोपैथोजेनिक फंगस तो नहीं है, मतलब ये इंसेक्ट्स में तो डिजीज कोज नहीं करता, यानी ट्राइकोड्रमा इंसेक्ट्स के मैनेजमेंट में काम में नहीं आता, लेकिन ये बेनिफिशियल है, इसलिए आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान में रखना है किस टाइप में बेनिफिशियल है। तो ये एज ए फंजीसाइड ये आपने बोल सकते हैं, फंगस यूज्ड, फंजीसाइड नहीं बोल सकते, यूज्ड अगेंस्ट सॉइल बोर्न डिजीज ऑफ प्लांट, है ना। ये फंगस है, खुद एक फंगस है, कौन? ट्राइकोड्रमा। किसके अगेंस्ट काम आता है? फंगस के अगेंस्ट ही काम आता है ना। तो अगेंस्ट सॉइल बोर्न फंगल डिजीज, सॉइल बोर्न फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर जो फंगल डिजीज होती है, फंगस से होने वाली डिजीज होती है, वो भी कौन से? सॉइल बोर्न फंगस। कौन से होंगे? कोई एग्जांपल सॉइल बोर्न फंगस के, ऐसी कोई डिजीज? विल्ट होती है, वेरी गुड, और रूट रोट होती है, स्टेम रोट होती है ना, और ब्लाइट आती है। ये बेसिकली कैसी है? सॉइल बोर्न डिजीज है। ये सॉइल बोर्न डिजीज के मैनेजमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा भी बेनिफिशियल फंगस ही है, लेकिन ये खुद फंगस है, हार्मफुल फंगस के लिए काम करता है। और ट्राइकोग्रामा खुद एक इंसेक्ट है, हार्मफुल इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है। याद रख, ट्राइकोडर्मा ट्राइकोग्रामा में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ट्राइकोडर्मा की आपसे डोज पूछे तो थोड़ा याद रखना, आपको सी ट्रीटमेंट में 6 ग्राम पर केजी सीडी को ट्रीट करने के लिए, सोई ट्रीटमेंट में 4 केजी पर हेक्टेयर इसकी डोज काम में ली जाती है। ट्राइकोडर्मा का यूज एक निमेटोड के अगेंस्ट भी होता है। कौन से निमेटोड के अगेंस्ट होता है? ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, इसका यूज एक निमेटोड के मैनेजमेंट में भी होता है। ट्राइकोडर्मा वैसे तो फंगस है, हार्मफुल फंगस के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन एक निमेटोड के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। अगर इसको सॉइल में मिक्स कर दें तो निमेटोड का, हाँ, निमेटोड होना चाहिए, कैंचुआ मत बता देना। हिटेरोडेरा या हिटेरोड्रमा, ये कौन सा आ गया? ट्राइकोडर्मा का हिटेरोड्रमा बना दिया। हिटेरोड्रमा नामक कोई निमेटोड नहीं होता भैया, हिटेरोडेरा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करता। पैराटाइलेंकस के अगेंस्ट भी काम नहीं करता। जो नाम आ रहे सब ले लो, किसी के अगेंस्ट तो करता ही होगा। इटेरोडेरा के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है भैया, ये मेलेडोगाइनी के अगेंस्ट इफेक्टिव है। मेलेडोगाइन जिसको आप बोलते हो, कॉमन नेम बताओ उसका, मेलेडोगाइनी का कॉमन नेम। हाँ, रूट नॉट निमेटोड ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का मूल गांठ सूत्रकृमि, जड़ों में गांठें बनाता है, मेलेडोगाइन। पढ़ेंगे, निमेटोलॉजी पढ़ेंगे, एक बार कीटोलॉजी पूरी कर लेते हैं।
किसके? इसके आपको बेसिकली ऐसे डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच वन इज एंटोमोपैथोजेनिक फंगस, तो ये सब एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। और ऐसे भी पूछ ले कि विच वन इज ए बेनिफिशियल फंगस दैट इज यूज्ड इन बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, तो भी आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के आपके डायरेक्ट ऐसा तो आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से इंसेक्ट के लिए कौन सा फंगस काम में आता है, इस टाइप के इंसेक्ट नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बड़े लेवल में मतलब ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया कि विच वन इज ए बेनिफिशियल फंगस यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल इन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कीटों के जैविक प्रबंधन में काम आने वाला कवक कौन सा है, या ऐसा कवक जो कीटों में रोग उत्पन्न करता है, इस प्रकार से पूछ लिया आपसे, है ना। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ट्राइकोडर्मा का तो बेसिकली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा ही आता है, विच वन इज ए बेनिफिशियल फंगस, तो ट्राइकोडर्मा। कैसे बेनिफिशियल है? तो एज ए जो फंगल डिजीज होती है, सॉइल बोर्न डिजीज होती है, उनके कंट्रोल के लिए इसको काम में लिया जाता है। कैसा फंगस है ये भी खुद सॉइल बोर्न फंगस है, सॉइल में रहता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है, लेकिन जैसे इसको लाइव होस्ट मिलता है तो उसमें भी इन्फेक्शन कर सकता है। अभी पैथोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई आपकी? नहीं हुई? ऐसे ही क्या, एंटोपैथो निमेटो तीनों आपस में इंटरलिंक है एक दूसरे से, एक ऐसा इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, कॉमन सब्जेक्ट है जिसको बोल सकते हैं आप प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में सब आ गया, एंटोपैथो निमेटो। इसलिए जब आपने एंटो से अगर कोई आईसीआर की तैयारी करता है तो उसको फिर साथ में निमेटोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। तो ये नोट कर लेना, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। एक्सरसाइज शीट सॉल्व करो भैया, तुम एक्सरसाइज शीट सॉल्व नहीं कर, देखो उसको थोड़ा टाइम दो, कईयों को तो ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं आई कहाँ, कहीं समोसा रख के खा गए होंगे। हाँ,